सो आज मेरा आखिरी दिन है बैंकॉक में और बस अभी समय है आई थिंक कितना बज रहा है अभी 2 बजने को जा रहा है और आई थिंक अगले 2 या ढाई घंटे में मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। वैसे भी टाइम मेरा हो चुका है ऑलरेडी एंड आई एम गोइंग आउट टू माई ओन कंट्री। अपने देश में जा रहा हूँ, वापस लौट रहा हूँ। थाईलैंड का सफ़र अच्छा गया, कुछ चीज़ें अच्छी हुई तो कुछ बुरी भी हुई। जो एक्सपेक्टेड था उसके ऑलमोस्ट 80% मैंने कवर कर लिया, जो एक्सपेक्टेशन थी मुझे। बस मुझे थोड़ा बैंकॉक जो है वो बोरिंग लग गया और मुझे बैंकॉक इतना बोरिंग लगा कि मैं क्या बताऊँ यार। बैंकॉक इज़ बोरिंग बट फिर भी बैंकॉक में फॉर्चुनेटली मैं चाइना टाउन में था। अब चाइना टाउन थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि यहाँ पे उस एक यूनिक कल्चर को देखने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से मैंने इस कल्चर को एक्सपीरियंस किया और एंजॉय भी किया। लोकल मार्केट घूमा, कुछ चाइनीज़ ड्रेस और एक चाइनीज़ बैग भी ख़रीद लिया मैंने। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने खाने का। मेरा खाना आने वाला है। 200 थाई बाट लिया है, आई थिंक 180 थाई बाट और डिलीवरी चार्ज मिला के 250 थाई बाट, यानी कि तकरीबन 600 या 700 रुपये के आसपास का खाना। जो भी बोलो यार, पटाया का एक्सपीरियंस बेटर था मेरा। आई मीन बैंकॉक से ज़्यादा मज़ा मुझे पटाया में आया, इसलिए अब से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भैया जाऊँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ बैंकॉक या पटाया में ही जाऊँगा और इसीलिए यहीं पे जाना मेरे लिए सही भी है। तो आप मेरे पीछे का नज़ारा यहाँ देख सकते हैं। आई मीन इट्स अ नाइस व्यू, काफ़ी रिलैक्सिंग व्यू है। आसमान में बादल भी आ रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले बारिश आ जाएगी मुझे लगता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भैया खाना जल्दी से आ जाए, यहाँ बैठ के खा लूँ, फिर बारिश आए जो भी हो। अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ एक टैक्सी बुक करनी है और निकलना है एयरपोर्ट की तरफ। दरअसल क्या है ना, इन थाईलैंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। तो इससे क्या होता है, इससे हम लोगों को, इंडियंस को तकलीफ़ होती है, बिकॉज इंडिया का लैंग्वेज दे वोंट अंडरस्टैंड। तो इंग्लिश शायद एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज है जो हर जगह चलती है, तो सब लोग समझते हैं। तो आई थिंक यूरोप जो है वो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों के लिए, इसीलिए आप देख सकते हो ज़्यादातर जो इंडियन टूरिस्ट हैं वो यूरोप जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोप इज़ एक्चुअली अ चीपर ऑप्शन दैन यूएसए। और सेकेंड, देयर आर सम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ विच आर ऑल्सो चीपर फॉर इंडियंस, जो कि इंडियंस के लिए थोड़ा चीप होता है, सस्ता होता है। इवन यू कैन गो ऑन अ बजट एंड थाईलैंड भी बजट ट्रैवलर्स के लिए अच्छा है। बट यहाँ पे लोग इंग्लिश जो बोलेंगे आप खुद समझ नहीं पाओगे। हाँ, इंग्लिश में ना कोई सेंस, आई मीन इट्स नॉट देयर फॉल्ट, ये इनका फॉल्ट नहीं है, बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट देयर लैंग्वेज, आई अंडरस्टैंड। बट स्टिल ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे कुछ लोगों को तो इंग्लिश आना चाहिए बट नहीं आता है बहुत लोगों को इंग्लिश। इससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं मुझे। I think it depends on my YouTube channel. Let's see, I have an aim to make my channel having, I mean at least I want my channel to get 10,000 subscribers, ताकि 10,000 सब्सक्राइबर मिलने के बाद मैं आराम से कुछ बड़ा कंट्री विज़िट कर सकूं और अच्छा खासा ब्लॉग बना सकूं। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा आपके लिए मैसेज था। एंड वंस अगेन ये मेरा आखिरी वीडियो होने वाला है। अब मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ कि आपको थाईलैंड अगर घूमना है तो कैसे घूमना है। वैसे थाईलैंड 11 नवंबर 2024 तक इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, यानी कि आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट है, अगर आपके पास होटल बुकिंग्स हैं, अगर आपके पास रिटर्न टिकट्स हैं, तो आप बस वही डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पे आ सकते हो और आपको बहुत ही आसानी से बिना किसी क्वेश्चन पूछे आपका इमिग्रेशन का तप्पा लग जाएगा। जब मैं आया मुझे लगा कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ये, पर ऐसा कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा नहीं गया। बस मेरा पासपोर्ट देखा, मेरा होटल बुकिंग्स देखा और मेरा रिटर्न टिकट देख लिया। बस इससे ज़्यादा इन्होंने और कुछ नहीं देखा और ना ही मुझसे कोई सवाल पूछा और मुझे जो है इमिग्रेशन का स्टैम्प दे दिया। तो इसीलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे आना बहुत आसान है अभी इंडियंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे थाईलैंड में ज़्यादातर इंडियंस, रशियंस, यूरोपियंस यही लोग घूमने आते हैं। बट इंडियंस की तादाद यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑफकोर्स यूरोपियंस भी हैं, बट अगर देखा जाए इंडियन ज़्यादातर थाईलैंड प्रेफर करते हैं घूमना, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता होता है। तो इसलिए इंडियन टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने ये एक स्कीम शुरू किया है। तो आपको वीज़ा के लिए कहीं अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको बस आ जाना है यहाँ पे घूमने के लिए, सिर्फ टूरिज़म के लिए। और यही सब डिटेल्स हैं यहाँ की, और क्या बताऊँ। मेरी फ़्लाइट टिकट्स 20,300 समथिंग की आई है, जाने का आने का दोनों टिकट्स मिला के, जाना आना। अगर आप 2-3 महीने पहले उसे ऑर्डर कराओगे तो आपको, मैं क्या कहें, आपको काफ़ी ज़्यादा तरीके से, आई मीन काफ़ी चीप में आपको मिल जाएगा। 2 या 3 महीने पहले अगर आप ऑर्डर करते हो तो आई थिंक
आपको 14 या 15 हज़ार में टिकट जाने का आने का दोनों मिल सकता है। इकोनॉमी क्लास की मिलेगी ऑफकोर्स। और हाँ, थाईलैंड के यहाँ बैंकॉक में उतरने के 2 एयरपोर्ट्स हैं, एक DMK है डोंगमुआंग और एक है स्वर्णभूमि। तो स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है इजीली मिल जाएगी, इसलिए कोशिश करना कि आप स्वर्णभूमि एयरपोर्ट आओ, चाहे 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा लगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आप स्वर्णभूमि में ही आना, कहीं और मत जाना, ठीक है। और क्या बताऊँ आपको थाईलैंड के बारे में, यही बताता हूँ यार। आते ही यार बैंकॉक में मत रुकना, बैंकॉक से आप सीधा उतरना, ग्राउंड फ्लोर में जाना, वहाँ पे आपको बस की टिकट्स मिल जाएंगी 143 या फिर 190, दोनों में से कोई भी एक आप बस की आप टिकट ले लेना। बस की टिकट लेने के बाद अब वहाँ से पटाया चले जाना, पटाया में घूमना, पटाया को एक्सप्लोर करना, पटाया से फिर कोरल आइलैंड जाना, वो एक्सप्लोर करना। तो पटाया को एक्सप्लोर करना, क्योंकि पटाया का एक्सप्लोरेशन काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू बैंकॉक में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, ऑफिसेस हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, बिकॉज बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है। यहाँ पे घूमने के लिए उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट फिर भी ठीक है, चलो जो भी है अच्छा ही है। और याद रखना भैया, जो भी हो कम से कम एक चीज़ का हमेशा नोट रखना कि कुछ भी हो जाए। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, इंडिया में अभी ये सब बंद है, पर यहाँ पे लेकिन ये देखो, ये यहाँ पे आपका एंटीनास आपको मिल जाएंगी, आज भी यहाँ पे एंटीनास चलती हैं। तो यहाँ पे जो एंटीनास चलती हैं, ये एंटीनास शायद कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, शायद ऊपर भी कुछ है, ये देखो ऊपर भी एंटीनास है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंटीनास यूज़ होती है। तो ये है पूरा मेरे हॉस्टल का लोकेशन। मैं आपको एक राउंड दिखा देता हूँ हॉस्टल का। ये पूरा राउंड है मेरे हॉस्टल का, आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी इंडियन टूरिस्ट आते हैं, यहाँ यूरोपियन टूरिस्ट आते हैं, इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा आते नहीं हैं इस जगह पे। मैंने जहाँ जहाँ अभी तक बुक किया है ना, हर एक जगह मैंने देखा है यार, वहाँ पे इंडियंस रहते नहीं है उस लोकेशन में। जैसे मैंने पटाया में शोई लैंकी नाम के स्ट्रीट में अपना कमरा बुक किया था, तो वहाँ पे कोई भी इंडियन टूरिस्ट नहीं था। यहाँ पे नहीं, इंडियन टूरिस्ट पटाया में बहुत ज़्यादा है, पर उस एरिया में कोई भी इंडियन टूरिस्ट था नहीं, सब यूरोपियन थे। यहाँ पे भी मैंने चाइना टाउन में लिया, चाइना टाउन में इंडियन टूरिस्ट ज़्यादातर रूम बुक नहीं करते हैं, यूरोपियन टूरिस्ट की बुकिंग करते हैं, जो धीरे धीरे जिनको थोड़ा रिलैक्स करना है अपने आप को, ये सब करते रहते हैं। ये है फंडा इस एकोमोडेशन का। तो सो once again I'm still waiting for my food. I hope that I will get it someday. When I will get it, that I don't know, but I think I will get it. तो ये है मेरे बैंकॉक में, या आप कह सकते थाईलैंड में, आखिरी खाने का आखिरी बिल। अब अगला खाना इंडिया में ही होगा, इसलिए आपको एक और बार अपने इस हॉस्टल का नज़ारा दिखा दूँ कि यहाँ से बाहर कैसा लगता है। ये देखो, वहाँ एक चाइनीज़ स्ट्रक्चर है, एक ये देखा, उसके बाद यहाँ से कुछ बिल्डिंग्स दिखती हैं, सारी नहीं, बस कुछ। अब भैया हॉस्टल से चेकआउट करने के बाद मैं निकल गया एयरपोर्ट की तरफ एक कार बुक करके, और सच में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम का फेस मुझे करना पड़ा। ये बस कुछ आखिरी ही पल थे जब मैं बैंकॉक की स्काईलाइन का मज़ा लेते लेते अपने कार में बैठ के जा रहा था, अपना कार नहीं बल्कि हायर किया हुआ कार में बैठ के, ऑफ कोर्स। तो मैं इस बैंकॉक शहर को अब अलविदा कह रहा हूँ हमेशा के लिए, क्योंकि अब पता नहीं मैं कब यहाँ वापस आऊँगा। पर अगर आपने मेरे बाकी के वीडियोस इस सीरीज़ में नहीं देखे हैं तो अभी जाओ, इस वीडियो को पॉज करके पहले पटाया सीरीज़ और बैंकॉक के बाकी व्लॉग्स को देखो, आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वैसे तो मैंने बैंकॉक में ट्रैफिक जैम उतना ज़्यादा देखा नहीं, पर पता नहीं क्यों एयरपोर्ट जाते समय मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ रहा है। मैं यहाँ इस शहर में एक चीज़ की तारीफ ज़रूर करूँगा कि बैंकॉक का रोड नेटवर्क और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई लाजवाब है, जिससे कि जितना भी ज़्यादा ट्रैफिक जैम क्यों ना हो जाए, आप टाइम पे जहाँ जाना है आप ज़रूर पहुँच जाओगे। मुझे एक चीज़ का सेटिस्फैक्शन है कि मैंने 27 साल की उम्र में अपना पहला इंटरनेशनल ट्रिप कर लिया और अपने सारे शौक जो है पूरे कर लिए, पर इसका दुख भी है कि काश मैं यहाँ कुछ देर और रह पाता इस शहर में।
काले बादल मंडरा रहे थे और बारिश अब आने ही वाली थी और मैं बहुत डर रहा था क्योंकि यू नो व्हाट, जब आप परदेश में हो और आपको अपने देश में वापस आना है, उस केस में अगर कुछ ऐसा भी बारिश आ जाए तो मन में एक डर तो लगता ही है कि कहीं कोई नेचुरल कैलामिटी अगर हो गई तो मैं घर वापस कैसे आ पाऊँगा। तो मेरा इमिग्रेशन भी हो गया, मैंने बोर्डिंग पास भी कलेक्ट कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने देश इंडिया में। मैं आपको एक शॉकिंग चीज़ दिखाता हूँ, ये बैंकॉक का एयरपोर्ट है, पर आपको मैं दिखाता हूँ समुद्र मंथन की कहानी जो बैंकॉक में दिखाई जा रही है। जस्ट देखो एक बार इस चीज़ को, ये देखो, ये समुद्र मंथन की कहानी है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ असुर है, यहाँ देवता हैं और यहाँ भगवान विष्णु। अब देखो यहाँ पे ये समुद्र मंथन की ही कहानी है। देख लो, देख लो, लिखा हुआ है द नागा वासुकी इज कर्ल्ड अराउंड द माउंटेन मंत्रा। देख लो अच्छे से, ये है थाईलैंड का कल्चर, बट तुम लोग को पता ही नहीं, इंडियंस लोग को, और तुम लोग ये सब कभी दिखाते भी नहीं अपने ब्लॉग में आके। देख लो, ये देखो अच्छे से देखो इसको, ये बैंकॉक एयरपोर्ट है, ये इंडिया का एयरपोर्ट नहीं है। दिस इज़ अ बैंकॉक एयरपोर्ट, ठीक है। मैं बैंकॉक एयरपोर्ट में हूँ, ये देख लो, आई एम एट बैंकॉक एयरपोर्ट, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो अ कल्चर ऑफ इंडिया, वेयर यू कैन सी दिस सेम स्टोरी and the story is actually same. So in Thai culture also they have the similar story, which is quite shocking from my perspective. And I am not standing in an Indian airport, I am standing in a Bangkok airport. Why? Because I came to Bangkok for a trip and now I am going back to India. I already took my boarding pass and everything, and now I am heading towards my country. मैं नजरें गड़ाए बैठा था कि कब मेरा जो बोर्डिंग गेट है वो आए दिखाएगा इस बोर्ड पे। यार मैं अभी थाईलैंड के एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ और मेरा जो बोर्डिंग पास है वो लेना हो गया है। इमिग्रेशन में थप्पा पड़ चुका है, सिक्योरिटी चेक भी हो गया। अभी मैं बैठा हूँ, फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ। फ़्लाइट मेरी है 11:45 को, 11:02 को मेरी बोर्डिंग टाइम शुरू हो जाएगी। अभी मैं बोर्डिंग गेट पे नहीं जाऊँगा, बहुत टाइम है, तो मैं नीचे बैठा हूँ यहाँ पे ऐसे। वैसे यहाँ काफ़ी लोग नीचे बैठते भी हैं, इसलिए कोई शर्म नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यार काफ़ी अच्छा लग रहा है एक चीज़ देख के कि मैंने जो समुद्र मंथन वाला एक स्टैचू आपको दिखाया है, काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स जो भी यहाँ से पास कर रहा है वो उनका स्टैचू में उनकी तस्वीरें ले रहा है, उनके बारे में पढ़ रहा है, वीडियोस ले रहा है, यानी कि वो काफ़ी एक्साइटेड और इंटरेस्टेड है इसके बारे में। अब सवाल ये उठता है कि यार ये सब देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे जो इंडियंस हैं हम लोग एक्साइटेड नहीं हैं, तो वो लोग एक्साइटेड। आपको देख लो, सभी लोग ऐसे फॉरेनर्स हैं ये लोग, एंड दे आर टेकिंग पिक्चर्स एंड वीडियोज़ विद दिस एंटायर समुद्र मंथन स्टोरी। इन्हें ये कितना अच्छा लगता है, खुद पढ़ते हैं, दे आर सेइंग वेरी गुड कल्चर। वहीं पे हम लोग इंडियंस, आई थिंक 90% इंडियन को तो मालूम ही नहीं है। तो अगर आप हमारे वैदिक कहानियों को पढ़ोगे और अगर आप अपने थोड़ा पीछे जाओगे, अगर आप महाभारत से आगे जाओगे, पीछे जाओगे, रामायण में उससे भी पीछे जाओगे, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, समुद्र मंथन, ये काफ़ी पुरानी प्राचीन कहानियाँ हैं, काफ़ी पुरानी है। रामायण से भी कई हज़ारों साल पुरानी कहानियाँ। तो अब जितना पुराने पीछे जाओगे ना, आपको मिलेगा कि उतने सारे कंट्रीज़ के जो कहानियाँ वो सिमिलर आपको नज़र आएंगी। वैसे तो विष्णु भगवान को भी ये लोग यहाँ पे जानते हैं, बट जिस तरीके से ये समुद्र मंथन को जानते हैं, ब्रह्मा जी को जानते हैं, वैसे नहीं जानते। थाईलैंड में ब्रह्मा जी को काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है, पर विष्णु भगवान का रेस्पेक्ट यहाँ थोड़ा कम है। शिव जी का रेस्पेक्ट है यहाँ पे। वैसे ये नेचुरल सी बात है क्योंकि एंशिएंट टाइम में शिव जी की ही पूजा ज़्यादा हुआ करती थी, तो ठीक है। बट फिर भी ये लोग बुद्धिस्ट बनने के बावजूद भी इनमें वो नहीं है कि हम बुद्धिस्ट हैं तो हम अलग हो गए, ऐसा नहीं है। बल्कि जो पुराने इनके कल्चर्स थे, ये इनके लिए बुद्धिस्ट बनना ऐसा नहीं था कि कोई रिलीजियन चेंज करो, ऐसा कुछ नहीं था। ये था बस गौतम बुद्ध अच्छे लगे तो उनको मानना शुरू कर दिया। पर इनके जो पुराने डेटीज़ हैं उनको भी ये लोग मानते हैं साथ साथ। ये मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। तो भैया अब समय हो रहा था बोर्डिंग गेट की तरफ जाने का, तो मैं अब अपना बैग लेके चल दिया उस तरफ। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा वेल डेकोरेटेड, बहुत सारी
तो मैं अभी खड़ा हूँ बैंकॉक एयरपोर्ट के गेट नंबर C10 के ही आसपास, और ये मेरे पीछे जो है इसे कहते हैं क्या, आई थिंक लिखा हुआ है कुछ गोल्डन बूशावक कहते हैं इसे। अब ये गोल्डन बूशावक आखिर है क्या? ये एक बेसिकली थ्रोन है जहाँ पे बुद्धा के इमेजेस, आइडल्स या फिर कोई सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैं आपको इसका एक राउंड दिखा दूँ, ये कई जगह मिलती है बूशावक यहाँ पे आपको। ये आर्टिफिशियल ट्रीज़ हैं, असली ट्रीज़ नहीं है ये है बूशावक। ये एक थ्रोन है ना, थ्रोन सिंहासन जिसे कहते हैं, जहाँ पे सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है और फिर बुद्धा के इमेजेस को रखा जाता है यहाँ पे। यहाँ से देखेंगे अच्छी बढ़िया। बैंकॉक का एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत है, बट आपको शायद पता नहीं बेंगलोर का एयरपोर्ट भी इससे ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि बेंगलोर का एयरपोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। पर फिर भी जो कि हम लोग नेचुरली बेंगलोर मैं तो कभी नहीं गया, बट अगर मैं इसे दमदम एयरपोर्ट यानी कोलकाता एयरपोर्ट से कंपेयर करके देखूं तो ये वाला एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है, और सच में इट्स नाइस, इट इज़ ब्यूटीफुल। एक्चुअली थाईलैंड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, इतना कुछ है कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये कल्चरली काफ़ी रिच कंट्री है, सिर्फ थाईलैंड ही नहीं। अगर आप एशिया में जाओगे, एशिया के किसी भी कंट्री को पकड़ोगे, सारे के सारे कंट्रीज़ कल्चरली काफ़ी ज़्यादा रीच होते हैं, इन केस अगर उनके कल्चर को किसी इन्वेडर ने आके डिस्ट्रॉय ना कर दिया हो तो भैया फाइनली मैं फ्लाइट के अंदर बैठ गया। मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। इसलिए मैंने कुछ फोटोज अपनी पेस्ट कर दी यहाँ पे। ये मेरी उस फ्लाइट के अंदर की फोटो थे जब मैं वापस आ रहा था। और अब क्या, कुछ ही देर में यानी कि 2 घंटा 40 मिनट या फिर समथिंग लाइक दैट, उसके बाद मैं कोलकाता उतरने वाला था। तो भैया अभी मैं उतरने वाला हूँ कोलकाता में, और आप देख पा रहे हैं मेरे नीचे प्लेन्स के बाहर, खिड़की से बाहर मैंने वीडियो की यहाँ पे। और मैंने देखा कि जब मैं कोलकाता से यहाँ आ रहा था तब इतने लाइट्स नहीं थी, पर अभी लाइट ज़्यादा है क्योंकि दुर्गा पूजा का समय है, इसलिए पूरा शहर अभी जगमग कर रहा है।